नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। ये सवाल जवाब का 39वां एपिसोड है और हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब के साथ इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। और हमने इस एपिसोड के, जैसा आप देख ही रहे हैं 39 है, तो 38 एपिसोड हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। उसमें तमाम सवाल जो आप लोगों ने पूछे थे उसका जवाब हमने दिया है। यदि आप लोग अभी नए जुड़े हैं सौदागर से तो आप वो सारे एपिसोड भी देख सकते हैं। हमने पुणे रियल एस्टेट के ऊपर तमाम वीडियो बनाए हुए हैं, लोकेशन डिटेल हो, प्रोजेक्ट डिटेल हो, सैंपल फ्लैट्स हो, रोड कनेक्टिविटी हो। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी पुणे सिटी का हो रहा है, पुणे मेट्रो सीरीज़ भी हमने जो है स्टार्ट किया है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। अब रहता ये है, कई बार जो है आपके सवाल कॉमन भी रहते हैं, जो पहले भी लोगों ने पूछे हुए हैं, उसका जवाब हमने दिया है। तो आप अगर उसे देखेंगे तो शायद आपके समस्या का निवारण वहाँ से हो सकता है। और कुछ नया आपके मन में दुविधा आ रहा है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी मेन पेज के आपको जब मेन पेज पे जाएंगे यूट्यूब पे, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ से भी आप अपना रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। चलिए कुछ सवालों को लेते हैं जो आपने तमाम वीडियो में, पिछले सवाल जवाब के एपिसोड में जो हमसे जवाब नहीं दिया जा चुका था, उस समय हमने नहीं दिया था, उसको इस एपिसोड में कवर कर लेते हैं। पहला सवाल जो है मंदार देसाई जी पूछ रहे हैं, क्या पार्किंग चार्ज एंड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन चार्ज लेना लीगल है क्या? देखिए, पार्किंग चार्ज और जो आप सोसाइटी फॉर्मेशन चार्ज की बात कर रहे हैं मंदार जी, ये बिल्कुल लीगल है, बिल्डर इसे ले सकता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि एज़ पर रेरा एक पार्किंग देना किसी भी अपार्टमेंट के साथ ये मैंडेटरी है, पर उसमें ये नहीं लिखा गया है कि वो ओपन होना चाहिए या कवर्ड होना चाहिए। तो ज़्यादातर हिस्सों में ऐसा होता है कि बिल्डर्स आपके लिए ओपन पार्किंग का प्रोविज़न रखते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कहने के लिए, पर उसका चार्ज कहीं ना कहीं आईडीसी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज में जुड़ा होता है। या फिर कई बिल्डर उसे बता के भी आपसे ले लेते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको कवर्ड कार पार्क दे रहे हैं, इस वजह से भी हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं। सोसाइटी फॉर्मेशन चार्ज और आपका जो पार्किंग चार्ज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज है, ये सब लमसम करके एक साथ आपसे 5 से 6 लाख रुपए बिल्डर टू बिल्डर ये वेरी करता है, वो आपसे ले लिया जाता है। उसका ब्रेकअप जल्दी बिल्डर आपको देता नहीं है। जब आप बहुत डीप जाके उससे ब्रेकअप लेने की कोशिश करते हैं तो यही कह देते हैं इसमें मल्टीपल चार्जेज हैं, लीगल चार्जेज हैं, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, यानी कि जो बिल्डिंग के अलावा जो वहाँ पे इंटरनल रोड्स हैं, एमिनिटीज़ हैं, क्लब हाउसेज हैं, उनकी वजह से ये सारे चार्जेस हैं। लेकिन जब आप ब्रेकअप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें जो है पार्किंग का चार्ज जुड़ा होता है, पर ये एक तरीके से आप ये समझें कि उसमें आपको कार पार्किंग चार्ज कह के नहीं लिया जाएगा, तो इस वजह से आप उनसे लीगली फाइट भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं पार्किंग की वजह से, तो आप उनको टोटल पैकेज में निगोशिएट करने की बात कर सकते हैं। लगातार अगर आप उनसे पार्किंग चार्ज हटाए जाने की बात करेंगे तो वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो सबके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज समान रखा हुआ है, बराबर रखा हुआ है। तो आप टोटल पैकेज में निगोशिएशन की बात कर सकते हैं, हो सकता है आपको एडिशनल निगोशिएशन उसमें मिल जाए। कुछ और भी दुविधा है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। आगे चलते हैं। मुख्तार अहमद जी हैं, इन्होंने सवाल किया है, सर कैन ए नॉन फार्मर परचेज एग्रीकल्चर लैंड ओनली फॉर मेकिंग फार्म हाउस? देखिए, अगर आप नॉन फार्मर हैं, यानी कि आपका पूरे इंडिया में कहीं भी फार्मिंग के लिए लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड आपके नाम पे नहीं है, या आपके पीढ़ी में किसी के नाम पे नहीं, आपके पिताजी वगैरह के नाम पे नहीं, तो बिल्कुल आप एग्रीकल्चर लैंड लीगली नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बड़ा पार्सल ले रहे हैं, यानी कि 10 गुंठे के ऊपर, 11,000 स्क्वायर फीट के ऊपर, और आप उसे सिर्फ एज ए एग्रीकल्चर ही यूज करना चाहते हैं, जैसा आपने बताया कि फार्म हाउस के लिए यूज करेंगे, आप फार्मिंग करेंगे वहाँ पे आप, तो बिल्कुल उसमें आपको ग्राम प्रधान और तलाठी से बात करके, उसमें प्रोविज़न है, आप अप्लाई करके उसके बाद आप लैंड परचेज कर सकते हैं, जिससे कि वो जो आपका लैंड पार्सल है वो आपके नाम पे 7/12 और फेरफार भी हो जाए, लीगली आप उसके टाइटल ओनर आपके नाम पे रहे। नहीं तो फ्यूचर में आपको जो है समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं और आपके नाम पे 7/12 भी नहीं है, फेरफार भी नहीं है, और उसके ऊपर से जो है आपके नाम पे कहीं पूरे इंडिया में फार्मिंग लैंड भी नहीं है, तो वो समस्या फ्यूचर में चल के आ सकती है। इसलिए आपको एक बार ग्राम प्रधान और तलाठी से मिलकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल इसमें प्रोविजंस हैं, आपके नाम पे 7/12 किया जा सकता है अगर आप उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज से ही यूज करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रणीत जी हैं, इनका सवाल है, सर अगर आपके पास 50 लाख होते तो आप पुणे साउथ में कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते? देखिए, पुणे साउथ में एक तरीके से आप समझें, जो आपका पूरा उंद्री का एरिया है, NIVM लोकेशन है, ये सारा कुछ पुणे साउथ में आता है, फुरसुंगी वगैरह भी है उसमें।
अगर मैं पुणे साउथ में देखूं तो वहाँ पे रेट जो है NIBM की तरफ थोड़े ज़्यादा हैं। आप उंदरी की तरफ आएंगे तो रेट थोड़े आपको कम मिलते हैं। तो मैं उंदरी में प्रेफर करता हूँ, वहाँ पे एक तरीके से नेती की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मेरा बजट 50 से थोड़ा ऊपर मैं खींच सकता हूँ तो बिल्कुल मैं नेती में प्रॉपर्टी परचेज करने का सोचूंगा। यदि आप कह रहे हैं नहीं 50 के अंदर ही लेना है तो वहाँ पे जैसे निको ब्यूमॉन्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसे मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि जो बिल्डर हैं वास्तुपूजी कॉर्पोरेशन, इनका काफ़ी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और इनका खुद के अपने ही लैंड पे इन हाउस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो भी एक वरीयता उनको जाएगी। और कहीं ना कहीं 50 लाख के अंदर भी निगोशिएट करके वहाँ पे प्रॉपर्टी ली जा सकती है। बचे हुए पैसे को मैं इंटीरियर में यूज कर सकता हूँ या फिर किसी अन्य चीज़ों में भी मैं यूज़ में ला सकता हूँ। बाकी पर्सन टू पर्सन बायर के हिसाब से उसकी क्या नीड है, कितना स्क्वायर फीट चाहिए, क्या ज़रूरत है, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या खुद रहने के लिए देखा जा रहा है, इन सब चीज़ों पे भी ये सारी बातें डिपेंड करेंगी। तो ऐसे ही सरसरी निगाह में अगर किसी के पास भी 50-60 लाख का बजट है तो मैं ऐसा इसको एक लाइन में समराइज़ नहीं किया जा सकता, पर फिर भी जो आपने सवाल पूछा उसको हमने थोड़े में जवाब देने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और हम तमाम प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, वहाँ पे भी तमाम फैक्ट्स रियल एस्टेट से जुड़े हम लोग लगातार अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे प्रेस करके उन सारे मीडियम पे भी जा सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो उसे फॉलो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाथोस प्रो किचन करके शायद इनके चैनल का नाम है और इन्होंने सवाल किया है, नाउ व्हाट अबाउट स्टैम्प ड्यूटी इन पुणे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स, व्हाट इज़ द टोटल स्टैम्प ड्यूटी ऑन 70 लाख प्राइस। देखिए, पहली चीज़ तो 1 अप्रैल से स्टैम्प ड्यूटी बैक टू नॉर्मल आ चुका है। 31 दिसंबर 2020 तक 3% स्टैम्प ड्यूटी लगता था। उसके बाद आपका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो है उसे 4% कर दिया गया, यानी कि 1% की वृद्धि की गई। उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल से जो आपने सवाल किया है 6% स्टैम्प ड्यूटी कर दी गई। लेकिन फिर से भी लॉकडाउन चल रहा है, 2 महीने से मार्केट लगभग शून्य सा पड़ा है, कोई भी हलचल नहीं है। तो इसमें ये ज़रूर कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय पे स्टैम्प ड्यूटी में वेबर गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जब एंडिंग हुआ, यानी कि 31 मार्च तक। काफ़ी प्रॉपर्टी इसलिए भी लोगों ने खरीदा क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी कम था, बिल्डर भी तमाम जो है ऑफर्स दे रहे थे। लेकिन इसके बाद का अगर जो क्वार्टर देखें, यानी कि अप्रैल में और अब जो जून महीना आने वाला है, तो जून लगी गया एक तरीके से, तो जून महीना लगने के बाद अब आप समझिए क्वार्टर का एंड है। तो अभी तक तो जो न्यूज़ आई है 15 जून तक जो है लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी तो जून में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वेवर आएगा ऐसी संभावना नहीं लगती है। पर तमाम बिल्डर जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी का वेवर आपको ऑफर कर रहे हैं एज ए टोटल पैकेज नेगोशिएशन में, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। और जब आपका स्टैम्प ड्यूटी वेवर का कुछ न्यूज़ आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपको एक एडिशनल ओवर एंड अबव जो है नेगोशिएशन के ऊपर मिल सकता है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऑफिशियल अनऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, तो अभी आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। वैसे भी जो लोग प्रॉपर्टी अभी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तुरंत उनको एग्रीमेंट नहीं करना है। और पैंडमिक जिस तरीके से फोर्स मेजर क्लॉज में लिया गया है, आने वाले 4 महीने तक आपको एक्सटेंशन मिलेगा एग्रीमेंट करने के लिए, इवन अगर आप स्टैम्प ड्यूटी भर भी देते हैं तो। आगे चलते हैं। चंद्रकांत सालवी जी हैं, इन्होंने सवाल किया, सर जी गिनी बेला विस्टा धानोरी प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर, क्वालिटी वर्क, नियर बाई प्रोजेक्ट इन दिस एरिया, प्लीज़ जानकारी दें। देखिए, गिनी का जो कंस्ट्रक्शन है वो मिड सेगमेंट में ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन है। अगर आप धानोरी लोकेशन में देखें तो इनके ऑलरेडी 2 से 3 प्रोजेक्ट वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पिछले 10 सालों में इन्होंने लगातार कंस्ट्रक्शन किया है। और जैसा मैंने आपको बताया, मिड सेगमेंट में ठीक ठाक बिल्डर हैं और जिस हिसाब से इनका पैकेज है ठीक ठाक आप कह सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो बिल्कुल आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आसपास जो आपके प्रॉपर्टीज़ है उसकी बात करिए तो ये बिल्कुल सहारा सिटी का जो एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था काफ़ी पहले, उससे लग के है। इसके एक तरफ अगर आप जो है वेस्ट की तरफ देखें तो मंत्रा मोंटेना का प्रोजेक्ट है, एक तरफ प्राइड आसियाना है, नेती एविटा भी जो है डिलीवर्ड सेगमेंट में आता है जहाँ पे कंक्रीट रोड बना हुआ है। तो आप ये मान के चलिए अभी नेती का भी एक सेगमेंट वहाँ पे आने वाला है, यानी कि जो सहारा का लैंड है उसे पार्ट एंड पार्सल में कुछ ना कुछ नेती ने लिया है, कुछ अदर बिल्डर्स ने भी लिया हुआ है, कुछ लोकल बिल्डर ने भी वहाँ पे परचेज किया हुआ है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो नेती का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी के कॉस्ट थोड़े ऊपर रहेंगे बाकी जो वहाँ पे कंपटीटर्स हैं। तो एक तो आप ये देख लीजिए प्राइड आसियाना में अगर कुछ आपको मिलता है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर प्राइड वर्ल्ड सिटी में भी एक बार आप विजिट कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस वजह से ले रहे हैं, क्या आपको वहाँ रहना है या इन्वेस्टमेंट करना है। अगर रहना है, बजट कम है, तो बिल्कुल आप गिनी बेला विस्टा का जो प्रोजेक्ट उसे कंसीडर कर सकते हैं। और आज के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप एडिशनल निगोशिएशन की भी बात बिल्डर से
ज़रूर करिए। आगे चलते हैं। आदित्य तिवारी जी हैं, इन्होंने सवाल किया, प्लीज़ लेट अस नो करंट गुड डील्स ऑफर्स ऑफर्ड बाय बिल्डर ड्यू टू कोविड इन खराड़ी एरिया, थैंक्स। देखिए, कोविड की सिचुएशन सबके लिए टफ सिचुएशन है, नो डाउट। बिल्डर के लिए भी, जिन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो, चाहे वो लेबर्स पे हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर्स पे कहिए, जिस भी तरीके से है, उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राइसेस ड्रॉप होने के चांसेस हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ ये समझ के चलें कि बिल्डर टोटल इन्वेंट्री जो है लॉस में या फिर हैवी डिस्काउंट में नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसके जो कॉस्ट हैं, रॉ मटेरियल पे जो कॉस्ट हैं, वो सब इंक्रीज़ हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उससे जो सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स अगर आप देखें, जैसे सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देख लीजिए, वहाँ पे भी रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि लेबर कम अवेलेबल है, तो जो लेबर अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा चार्ज में हायर करना पड़ रहा है। वही चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन के केस में भी है। तो कहीं ना कहीं अगर रॉ मटेरियल बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन आज की डेट में जिस हिसाब से लॉकडाउन की वजह से सेल नहीं कर पाए हैं, तो उसमें ड्रॉप जो है कुछ 10 से 12%, 15% इन्वेंट्री, डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर किसका कैश फ्लो कैसा है, उस हिसाब से वो बिल्कुल आपको जो है सारे बिल्डर कुछ ना कुछ एडिशनल ऑफर आपके सामने लेके आएंगे। अब पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप बड़े से बड़े फ्लैट को, यानी कि जो सेगमेंट आप चूज कर रहे हैं, 2 BHK आप देख रहे हैं और किसी बिल्डर 2-3 बिल्डर आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, 650 स्क्वायर फीट से 750 स्क्वायर फीट के बीच में उनका एरिया, तो आप सबसे पहले उस सेगमेंट का बड़े कारपेट एरिया को चूज़ करिए। उसके बाद बिल्डर से निगोशिएशन की बात करिए। अगर वो आपके बजट में आ जाता है, उसके आसपास आ जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं आता है तो आप जो है थोड़ा एरिया कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैकेज आपके बजट में बैठ जाए। तो ये सब चीज़ें तमाम है। कुछ एडिशनल चीज़ों के लिए भी आप बिल्डर से बात कर सकते हैं, जैसे इन हाउस कुछ इक्विपमेंट्स हैं, एसीज़ हैं, कुछ वो इंटीरियर करके दे सकें, फॉल सीलिंग करके दे सकें, जो आपके ज़रूरत के हिसाब से लगता है। तो उस चीज़ों पे भी आप बात ज़रूर करिए बिल्डर से इस समय। आगे चलते हैं। हरे कृष्ण दीक्षित जी हैं, इन्होंने सवाल किया, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन गुड़गांव। As of now, I am looking forward to move to Pune in next 5 years as I like the city. Which location should I prefer, east or west? देखिए, एक तो सबसे बड़ा जो IT पार्क है जो सबसे पहले चालू हुआ पुणे में, वो है राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क हिंजौड़ी। अगर आप वहाँ पे स्थित किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको पुणे वेस्ट कंसीडर करना चाहिए, जो कि गहुंजे से आपका स्टार्ट होता है अगर आप बॉम्बे की तरफ से आ रहे हैं। और तमाम लोकेशन, चाहे आप ताथोड़े की बात कर लीजिए, पुनावले की बात कर लीजिए, हिंजौड़ी की बात कर लीजिए, ऐसे आप बावधान होते हुए आगे तक काफ़ी बड़ा विस्तृत एरिया है, 35 से 40 किलोमीटर का। तो उस पर ज़रूर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं तमाम ऑप्शंस को। लेकिन अगर आपकी कंपनी सिचुएटेड है ईस्ट मार्केट में, यानी कि खराड़ी के आसपास मगरपट्टा में है, या SP इन्फोसिटी फुरसुंगी में है, तो आप ईस्ट मार्केट की तरफ ध्यान दें। खराड़ी लोकेशन हो गया, वाघोली हो गया, धानोरी हो गया, केशव नगर हो गया, आपके बजट के हिसाब से। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करिए कि आप कहेंगे कि नहीं मेरे लिए कहीं भी चल सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको वेस्ट मार्केट थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ज़्यादा ग्रीन दिखता है, वहाँ पे आपको सह्याद्री हिल रेंजेस ज़्यादा दिखते हैं कंपेयर टू ईस्ट पुणे। ईस्ट का एक बेनिफिट ये है कि आपको सेंटर ऑफ द सिटी, रेलवे स्टेशन और आपका एयरपोर्ट ये नज़दीक मिल जाता है। इवन जो आपका नया कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है पुणे में, पुरंदर के आसपास, वहाँ का डिस्टेंस भी पुणे ईस्ट से थोड़ा नज़दीक है अपेक्षाकृत। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको डिटेल में समझने के लिए आप कहीं ना कहीं जो है एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रेस करके डिटेल में हमसे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप, मैक्रो टू मैक्रो तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा लोकेशन, कौन सी प्रॉपर्टी अच्छी हो सकती है। आगे चलते हैं। और हाँ, यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, शेयर करिए, जिससे कि ये सारी जानकारियाँ सब तक पहुँच सकें और हमें भी लगातार इससे प्रोत्साहन मिलता रहे। आगे सागर भोसले जी का सवाल है, बावधान लोकेशन का प्राइस एप्रिसिएशन होगा क्या नेक्स्ट 2-3 ईयर्स? देखिए सागर जी, काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया है। बावधान लोकेशन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, क्योंकि चांदनी चौक पास में है। मुंबई पुणे बेंगलोर हाईवे जो है आपका, वो कहीं ना कहीं बावधान को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। चांदनी चौक पे जो एक तरीके से फ्लाईओवर सैंक्शन हो चुका, जिस पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ था, वो भी एक जो है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट उस लोकेशन में ला रहा है। तीसरी चीज़ जो आपकी है वो वनस की लाइन, जो यानी कि कोथरूड की लाइन जो मेट्रो की है, जो आपका रामवाड़ी तक जा रही है, उसको वनज से लेके चांदनी चौक तक एक्सटेंड करने की बात ऑलरेडी मार्केट में फैल चुकी है। इस पे काफ़ी कुछ जो है काम भी किया जा चुका है। तो ये आप भरोसा रख सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल में
अगर सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रही तो ये मेट्रो लाइन आपका चांदनी चौक तक यानी कि बावधान तक आ जाएगा। तो ये भी एक जो है मार्केट को कहीं ना कहीं पुश प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी जो है बावधान कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर में है, तमाम अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉस्मोपॉलिटन क्राउड है, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आपको दो या 3 साल में ही काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा वेट भी करना पड़ सकता है। 4 से 5 साल अगर आप वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल बावधान एक पोटेंशियल लोकेशन है और काफ़ी संभावनाएं वहाँ पे मौजूद है। तो साथियों, आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपके मन में जो भी दुविधा है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, वो भी हमें जरूर लिख के बताएं, जिससे आने वाले एपिसोड में या फिर आपके सवाल पर अगर पूरा वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम बनाएंगे। जैसे पीछे किसी भाई ने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि NRI के लिए जो है एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, तो उसका वीडियो भी जल्द हम लोग आपके सामने लेके आने वाले हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है लोगों तक भी बताएं, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।